उसका डीएनए टेस्ट करो, पता चल जाएगा। तो मुसलमान नाम का है, उसकी राष्ट्रीयता मूल निवासी है। मुसलमान राष्ट्रीयत्व के दृष्टि से मूल निवासी है। यदि हम लोग मूल निवासी के नाम से सारे देश भर में प्रचार करें, प्रसार करें, जागरण करें, जागृति पैदा करें और संगठन का निर्माण करें, तो ये सारे के सारे मूल निवासी सिद्ध हो जाएंगे और उनकी मूल निवासी के नाम पर एकता साबित हो जाएगी। फिर दो ही काम करने पड़ेंगे, एक मूल निवासी, दूसरा विदेश। एक मूल निवासी, दूसरा विदेश। जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है। आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। में तीसरे वर्ण के वैश्य लोग व्यक्ति है। आपके बिहार में एक बड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है? यदि बनिया कहा जाए तो बनिया जो है वो मोस्ट बैकवर्ड होता है। अगर गांधी जी को बनिया कहा गया तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास को लगता है तो हमारा आदमी है। तो गांधी बनिया बिहार के दृष्टि वाले नहीं थे और गांधी जी वर्ण व्यवस्था में तीसरे वर्ण के थे, वैश्य वर्ण के थे। तो बिहार में यदि हम बनिया कहें तो महाराष्ट्र में बनिया शब्द का अर्थ होता है गाली। गाली यानी मूर्ख बनाने वाला, बनिया का मतलब मूर्ख बनाने वाला। तो ये गांधी जी के लिए शब्द उपयोग में लाया जाता है महाराष्ट्र में। तो ये गांधी जी वैश्य वर्ण के थे, तीसरे वर्ण के थे, पिछड़े वर्ग के नहीं थे। गांधी जी पिछड़े वर्ग के नहीं थे और ना ही अति पिछड़े वर्ग के थे, मगर बिहार में ये भ्रांति फैली हुई और इस वजह से भी बड़ी समस्या है। भ्रांति कॉन्शियसली जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि उनको समर्थन करने वाले लोग मिल जाए। तो ये भी बात हम लोगों को समझना होगा। तो गांधी जी ने बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिनिधित्व की बात है उसे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया और आजाद भारत में भी आज भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन ही लागू है। और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन से कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, मगर प्रतिनिधित्व करने का तमाशा जरूर कर सकता है। तो तमाशा हो रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये बात मैंने आपको जो मॉर्निंग सेशन था उसमें समझाने का प्रयास किया और उसमें एक विषय ये भी था कि जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्षक बनेगी नहीं, भक्ष बनेगी। तो ये भी एक सब्जेक्ट था, इसको भी 2 मिनट में आप लोगों को बताना चाहता हूं। लंबा विषय है, 1-1.5 घंटे बोलना पड़ेगा तब बातें समझ में आएगी, मगर मैं आपको 1-2 मिनट में समझाना चाहता हूं। हमारे जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट की 1703 जाति के टुकड़े, आप लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि 1703 जाति के टुकड़े भारत भर में, अकेले बिहार में नहीं, बिहार में 60-70। एक तो ये बात, शेड्यूल ट्राइब के 801 टुकड़े और पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े।
ये तीनों मिलाकर 6,247 टुकड़े हैं। इतने टुकड़े। तो ये जो इतने टुकड़े हैं, इसको बाबा साहब आम्बेडकर ने 1703 टुकड़े वाले लोगों के 1701 टुकड़े वालों को 1701 नाम से जाना जाता था। 1935 के कानून के तहत बाबा साहब आम्बेडकर ने 1701 टुकड़े वालों को एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। हो गया, मतलब 1703 टुकड़ों को एक नाम में जोड़ा। दूसरा है आदिवासी तमाम प्रकार के हैं, 801 टुकड़े, 801 नाम है। तो सभी लोगों के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल ट्राइब नाम का संवैधानिक नाम दिया, एक नाम हो गया। तो शेड्यूल ट्राइब के नाम पर आदिवासी लोग सारे देश भर में इकट्ठा लाए जाए, हो गया। दूसरा मौलिक बात समझा रहा हूं। तीसरी है 3,743 जातियां पिछड़े वर्ग की है, इतने टुकड़े हैं सारे देश भर में। तो इन सभी लोगों को एक नाम दिया संवैधानिक पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं, मगर हमारे लोग क्या करते हैं? ये तो बाबा साहब आम्बेडकर ने किया, कानूनन इकट्ठा कर लिया। तो शेड्यूल कास्ट की 1701 जाति के लोग 1701 संगठन बना लेते, अपने अपने जाति का संगठन बना। जब आप 1701 टुकड़े ब्राह्मणों ने आपको गुलाम बनाने के लिए बनाए और आप भी उन्हीं एक एक टुकड़े का संगठन बनाते हो, तो इससे आप अपना काम कर रहे हो कि ब्राह्मणों का कर रहे हो? ब्राह्मणों का कर रहे हो। तो ब्राह्मणों ने जातियां क्यों बनाई? विभाजित करने के लिए। विभाजित करने का काम क्यों किया? अगर आप विभाजित होंगे तो प्रतिकार करने लायक नहीं रहोगे, प्रतिकार करने लायक नहीं रहोगे तो क्या होगा? गुलामी थोपी जाएगी। गुलामी थोप दी गई तो दीर्घ काल तक बनी रहेगी, क्योंकि 1701 टुकड़े। तो एक एक जाति का संगठन बनाने वाले लोग अंतिमता ब्राह्मणवाद का पक्ष बनेंगे। भक्ष बनेंगे। भक्षक बनेंगे का अर्थ क्या होता है? उसका भी वो है कि हम जातियों का संगठन बनाएंगे तो ब्राह्मणवाद को भक्ष बनाएंगे। मगर बिहार के लोगों की तो ठीक उसमें लगी है। समझाने के लिए बताता था, ये हमारे लिए भक्षक नहीं भक्ष बने। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब 1701 टुकड़ों को बाबा साहब आम्बेडकर ने जोड़ने के लिए एक नाम दिया, तो तुम 1701 नाम क्यों दे रहे हो? अरे तुमको जोड़ने के लिए दिया, तुम फिर दोबारा वही बिखराव पैदा करने का काम कर रहे हो। 801 लोगों को शेड्यूल ट्राइब का नाम दिया, एक नाम दिया, फिर तुम 801 टुकड़े बनाने का संगठन बनाने का काम करोगे। 3,743 जाति के लोग 3,743 जाति के संगठन बनाएंगे। इससे हम लोग केवल बिखराव पैदा कर सकते हैं, इससे हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। इससे ब्राह्मणवाद का पक्ष बनेगी। और इसलिए अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने 6,247 जाति के टुकड़ों को 6,247 टुकड़े की बजाय 3 नाम दिए और 3 हिस्सों में 3 जगह रखा, उनके समय में इतना उन्होंने सफलता हासिल की और कानूनन संविधान में लिख दिया।
करना चाहिए, तीनों को भी एक करना चाहिए, तीनों को भी एक करना चाहिए। तो तीनों को इत्तेहाद कायम करने के लिए, एकता कायम करने के लिए क्या करना होगा? तीनों की एकता कायम करने के लिए ये सारे के सारे इस देश के मूल निवासी है। मूल निवासी का प्रचार करो। अगर इन सब लोगों की एकता पैदा करना चाहते हो, इंक्लूडिंग मुसलमान अपने घर में उस धर्म का पालन करना चाहते हैं, 5 बार नमाज पढ़ना चाहते हैं, अजान देना चाहते हैं, दे दे, उसको जो इच्छा है वो कर ले। मगर वो ब्राह्मण कहते हैं विदेशी है, हम कहते हैं मूल निवासी है। ब्राह्मण क्या कहते हैं मुसलमानों को? मुसलमानों को कहते हैं विदेशी है, हम कहते हैं मूल निवासी है। वो यहाँ का मूल है। यहाँ का मूल आदमी इस्लाम में समानता होने की वजह से धर्म परिवर्तित हो गया। हमारा आदमी है, उसका डीएनए टेस्ट करो, पता चल जाएगा। तो मुसलमान नाम का है, उसकी राष्ट्रीयता मूल निवासी है। मुसलमान राष्ट्रीयत्व के दृष्टि से मूल निवासी है। यदि हम लोग मूल निवासी के नाम से सारे देश भर में प्रचार करें, प्रसार करें, जागरण करें, जागृति पैदा करें और संगठन का निर्माण करें, तो ये सारे के सारे मूल निवासी सिद्ध हो जाएंगे और उनकी मूल निवासी के नाम पर एकता साबित हो जाएगी। फिर 2 ही काम करने पड़ेंगे, एक मूल निवासी, दूसरा विदेश। एक मूल निवासी, दूसरा विदेश। जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है। आपको ब्राह्मण विदेशी है ये समझाने के लिए विज्ञान तो कहता ही है। मैं आपको बहुत सिंपल आपके व्यावहारिक जीवन का एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। जो पानी का बूंद है, वो पानी का बूंद, पानी का जो बूंद है, उसका उदाहरण देकर के आप बात समझ सकते हैं कि जो पानी का बूंद है वो बहुत बार जो है बूंद के तौर पर दिखाई देता है और मिक्स नहीं होता। उसी तरह से ब्राह्मण भारत के जीवन में, प्रजा में कभी मिक्स नहीं होता। ब्राह्मण कभी अपने घर के अंदर जो भी संस्कार करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एकदम भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के जो संस्कार है वो भिन्न होते हैं और इसलिए 2 लोग अलग अलग हैं। वैज्ञानिक रूप से अलग है, डीएनए के आधार पर अलग है और इन सिद्धांतों के आधार पर, इस एविडेंस के आधार पर 2 अलग अलग है। इसलिए यदि हम मूल निवासियों के नाम पर इकट्ठा होते हैं तो किसी को भी ऑब्जेक्शन होने का कारण नहीं है। कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी अपने को मूल निवासी क्यों कह रहे हैं विरोध नहीं करेगा। कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी विरोध नहीं करेगा। क्यों? अगर विरोध करेगा तो उसको पूछो विदेशी हो क्या? निवासी नहीं हो, विदेशी हो। विदेशी हो तो ज्यादा खतरनाक है, जाना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। निवासी है तो आप मूल निवासी कह रहे हैं तो आपको क्या एतराज है? किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। आदिवासी तो कहते ही हम आदिवासी, आदिवासी मतलब आदि निवासी है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी अपनी अपनी जातियां हैं, सारी जातियां मूल निवासी है। तो
तो उनको कहो कि तुम विदेशी नहीं हो, मूल निवासी हो, तो कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी इस बात को विरोध नहीं करेगा। तो सभी मूल निवासियों को, मूल निवासियों के नाम पर 6247 जाति के टुकड़ों को एक नाम से बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 नाम से लोगों को इकट्ठा किया। आज की जरूरत है 3 नामों को विसर्जित करके मूल निवासी के नाम से इकट्ठा करने की जरूरत है। इससे आंकड़ा कितना बढ़ेगा? इससे आंकड़ा बढ़ेगा 74.5% SC ST OBC और माइनॉरिटी का मिलाकर ये हो जाएगा 85%। तो इतने ज्यादा लोग अगर अपने आप को मूल निवासी कहें और मूल निवासी के झंडे के नीचे इकट्ठा होने का काम करें, तो इस देश में आप लोगों को आजाद होने से कोई नहीं रोक लगा सकता। यदि आप अपने अपने जाति का झंडा उठाओगे तो फिर तो ब्राह्मणों का काम करोगे, और ब्राह्मणों का काम क्या है? वो आपको टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और आपको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप अपने अपने जाति का संगठन बनाओगे तो आप गुलामी का झंडा उठा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। गुलामी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी, आजादी मिलने वाली है। तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को यहां तक लाया हूं, इसको आगे ही बढ़ाते रहना, यदि आगे नहीं ले जा सके तो वहीं पर छोड़ देना, पर किसी भी परिस्थिति में पीछे मत जाने देना। डॉक्टर बाबा साहब, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को अपने अनुयायियों को कहा कि बहुत मुश्किलों से मैंने इस कारवां को यहाँ तक लाया, बहुत कठिन परिस्थिति में लाया, संकट से गुजरते हुए लाया, इसको पीछे मत जाने देना, और अगर आगे नहीं ले जा सकते हो तो जहां तक लाया वहीं को रोक के रखो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कारवां आगे बढ़ चुका है। कैसे? ये कारवां इसलिए आगे बढ़ चुका है कि आज के तारीख में हमारा ये जो कारवां है 31 राज्यों में फैल गया है और 567 जिलों में फैल गया। अब ये 674 जिलों में 1-2 साल में फैल जाएगा और 4000 से ज्यादा तहसीलों में फैल गया, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में फैल गया और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल गया। और हमारे समाज के लोग साल भर में 25-30 करोड़ रुपया निधि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संकलन करते हुए देते हैं। अभी आप लोगों ने केवल एक बिहार राज्य के अधिवेशन के दरमियान अपना सारा खर्चा तो आपने किया, मगर इसके बावजूद भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए आप लोगों ने 11 लाख रुपया भी दिया। ऐसे सारे देश के लोग दे रहे, केवल बिहार के लोग नहीं दे रहे, सारे देश के लोग दे रहे। तो इसका मतलब यह है कि विशाल संगठन बनाने के साथ साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, टैलेंट के रिसोर्सेज चाहिए, ये भी रिसोर्सेज हमारे लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं और हमने इस आंदोलन को यहाँ तक लाया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पीछे मत जाने देना, आगे लेके जाना। तो अगर ये 31 राज्यों में फैल गया है तो ये पीछे जाने का मामला खत्म हो गया। मैं खास बात आप लोगों को बता रहा हूं, एक पीछे जाने का मामला खत्म हो गया। जहां है वहां रोक देना नहीं, नहीं नहीं, आगे बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार वो चाहते थे कि उनके
अनुयायी, उनके डिसाइपल इस कारवां को आगे बढ़ाए, वो चाहते थे, उन्होंने ऐसा लिखा, ऐसे आगे बढ़ाओ। तो हम वो लोग हैं बामसेफ के, आगे बढ़ा रहे, पीछे नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर को अपने जीवन में कभी 25-30 करोड़ रुपया हमारे लोगों ने नहीं दिया। आप लोगों को मालूम नहीं, मुझे मालूम है, मगर बामसेफ के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है उसको 25-30 करोड़ रुपया साल में आप लोगों के द्वारा सारे देश भर में दिया जा रहा है। तो मामला पीछे नहीं, मामला जहां है वहां भी नहीं, मामला आगे की ओर जा रहा है। और इसमें 300-400 पूर्णकालीन कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अभी कार्यकर्ता मुझे यहाँ स्टेज पर मिला, कहने लगा कि मैं ये पूर्णकालीन कार्यकर्ता सारा समय देना चाहता हूँ। तो जो देना चाहते हैं सारा समय, उसके लिए थोड़ी रुका हुआ आंदोलन के लिए। तो ऐसे और बहुत सारे 300-400 लोग हैं सारे देश भर में। जैसे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर के ये काम 86 से पहले शुरू किया था। तो इस तरह से ये काम जो है हम लोगों ने शुरू किया और यहां तक फैलाया है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन अब पीछे नहीं, ये आंदोलन अभी आगे जा रहा है। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी कि ये आगे जाए, तो इसको आगे ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं, तो 4 बार भारत बंद किया, 2 बार भारत बंद किया, तो एक बार तो नरेंद्र मोदी को संसद में कानून बनाना पड़ा हमारी वजह से। दूसरी बार सीए का कानून पास किया, अभी तक लागू नहीं होने दिया, अभी तक लागू नहीं होने दिया। ये हमारी आंदोलन की बदौलत हुआ। अब किसी की ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को रोक लगाने का काम करे। हमने ही रोक लगाई, किसी ने रोक नहीं लगाई। और ये एक वजह है कि वो हमारे आंदोलन को तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आरएसएस के लोग क्या सोचते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या सोचते हैं, बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं, जानते हो? ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री हमारा है, 303 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, कई हजार एमएलए सारे देश भर में हमारे हैं, 17 राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे हैं या समर्थक हैं, और कई एमएलए हमारे हैं, कई विरोधी पार्टी के नेता हमारे हैं। सारा का सारा हमारा है, सब कुछ हमारा है, ये सारा का सारा हमारा है। मगर भारत बंद वामन मेश्राम का, ये सारा हमारा है। भारत सरकार हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है, 303 एमपी सांसद हमारे हैं, 17 राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे हैं, मगर भारत बंद वामन मेश्राम का। बहुत दुखदायी बात किसके लिए? उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं सरकार हमारी है, इतना सारा हमारा है और भारत बंद वामन मेश्राम का है, कुछ कर नहीं सकते। उसके पास इतनी बड़ी संगठन शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है। तो आप लोगों के साथ और सहयोग से इतना बड़ा विशाल संगठन बन गया। दोपहर का जो सत्र चल रहा था मॉर्निंग सेशन में, तो यहाँ जो कुर्सियां थी वो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं थी और बहुत सारे लोग बाहर ही थे, बहुत सारे लोग बाहर थे, बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं थी। और मैं थोड़ा यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कर रहा था, आओ क्या, थोड़ा 10 मिनट के बाद आ जाओ। फिर कहा आओ क्या, थोड़ा 15 मिनट बाद आ गया। फिर कहा आओ क्या, कहा कि नहीं 20 मिनट बाद आ जाओ। फिर मैंने निर्णय किया, पूछा 2-4 लोगों को कि हॉल में कितने लोग हैं,
20-25 लोग। तो मैंने कहा फिर मुझे जाना जरूरी है। मैं आया तो फिर हॉल आधे से ज़्यादा भर गया। तो मुझे पता चला कि लोग मेरी राह देख रहे हैं और कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि मैं चला गया, अब आने वाला नहीं। इस वजह से लोग बहुत बाहर तक लंबी राह लगा करके मुझे मिलने लगे, कहा जा रहे मेरे को, हम तो यही सोचे कि आप आने वाली नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं। जब आप आ ही नहीं रहे तो फिर वहां जाने का क्या मतलब है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फिर मैं आया और फिर इस तरह से लोग जो है बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये जो आंदोलन है सारे देश भर में, ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तो इसमें हमारे दुश्मनों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिखवा दे सकता हूँ, 10 साल है उन लोगों के लिए, 10 साल, 10 साल ज्यादा, 10 साल में इन लोगों का बंदोबस्त कर देंगे। 10 साल में 20 बार भारत बंद होगा और कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी जो है उसके समर्थन में नहीं रहेगा, हमारे समर्थन में। और इस तरह से 10 साल में हमारे लोग आजाद होंगे और 10 साल में हमारे लोग हुक्मरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत हम लोगों के लिए। अब दोपहर में सब्जेक्ट है मूल निवासी बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी में इत्तेहाद एकता कायम किए बगैर उनको शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। तो एकता के बारे में तो पहले बोल चुका हूं मैं। एकता के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है कि ये जो एकता है, ये हम लोगों को जाति जाति संगठन नहीं बनाना है, हम लोगों को मूल निवासी के नाम पर संगठन बनाना है। तो सारे देश की एकता पैदा हो जाए, ऐसा हमको करना होगा। दूसरा, OBC की जाति आधारित जनगणना किए बगैर उनके संवैधानिक अधिकार शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को दिलाना संभव नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश में बैकवर्ड क्लासेस के मुख्यमंत्री कई राज्यों के, अब देखो बिहार का मुख्यमंत्री बैकवर्ड है, उप मुख्यमंत्री वो भी बैकवर्ड है, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माली ज्योतिराव फुले की जाति का है, वो भी बैकवर्ड है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भी किसान जाति का, OBC का, किरण जाति का है। तो देश में बैकवर्ड क्लासेस के बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में जो शिंदे बना, एक कुर्मी मराठा है, शिंदे महाराष्ट्र का अभी जो बना। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री तमाम बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मगर बैकवर्ड क्लासेस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वो मुख्यमंत्री है मगर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो धारणा है, विचारधारा है, वो निश्चित रूप से उनकी नहीं है। वो ब्राह्मणवादी विचारधारा ही इनडायरेक्टली उसका ही पालन पोषण कर रहे हैं। इसकी बदौलत ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर बैकवर्डों का राष्ट्रीय संगठन बनाना पड़ेगा। बनाया जा चुका है। चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में सारे देश भर में बैकवर्ड क्लास का संगठन बनाया गया है और उसकी परिवर्तन यात्रा एक बार निकल भी चुकी है और आने वाले समय में दोबारा राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तन यात्रा निकलेगी आपके बिहार में। आखिरी विषय है 100% आरक्षण लागू किए बगैर आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरा सवाल है 100% आरक्षण लागू किए बगैर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बराबर।
100% आरक्षण कौन लागू करेगा? 100% लागू करने से तो समाधान होगा, मगर ये लागू कौन करेगा? सौ % आरक्षण लागू होने की समस्या का समाधान हो जाए, मगर ये 100% लागू कौन करेगा? यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो 100% आरक्षण वो लोग लागू कर सकते हैं जो आरक्षित वर्ग का संगठन बनाएंगे, आरक्षित वर्ग का आंदोलन खड़ा करेंगे और तमाम आरक्षित वर्ग के लोगों को आजादी दिलवाएंगे और आजादी के बाद केंद्र की सत्ता में नियंत्रणकारी सत्ता प्रस्थापित करेंगे। उसके बाद वो लोग 100% आरक्षण लागू कर सकते, दूसरे लोग लागू करने वाले नहीं, क्योंकि एक मौलिक सिद्धांत जो हमारे महापुरुषों के द्वारा बताया गया वो क्या है? हमारा उद्धार हम ही कर सकते हैं, हमारा उद्धार कोई और कर सकता है इस पर हमारा यकीन नहीं। हमारा उद्धार हम ही कर सकते हैं, हमारा उद्धार कोई और करेगा ये विश्वास करने लायक विचार नहीं। तो इसलिए हमें खुद अपने लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके अपनी आजादी, अपनी मुक्ति हासिल करनी होगी और समस्याओं का समाधान करना होगा। ऐसा करना होगा, ऐसा करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का दूसरा राज्य अधिवेशन 20 जुलाई को गया में होगा, 20 अगस्त को, 22 अगस्त को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राज्य अधिवेशन पटना में, इसमें चौधरी विकास पटेल साहब आएंगे। 18 सितंबर 22 को इंपा का राज्य अधिवेशन पटना में होगा। 27 सितंबर 22 को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का जो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।